क्लास 11th के सारे प्यारे विद्यार्थियों को जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए खास होने वाला है जो कि यानी क्लास 11th के लिए हम यहां पर मैथ स्टार्ट करेंगे। जो आपका पहला चैप्टर यहां पर रहेगा दोस्त, उस समुच्चय यानी सेट्स आपका रहेगा। तो यहां पर अब समुच्चय का हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो आपके लिए होगा जो कि समुच्चय होगा। पूरी क्लासेज आपके यहाँ पर कराई जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक रिकॉर्ड वीडियो हो जाता है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपका जो यहाँ पर क्लास रहेगा वो समुच्चय यानी जिसको सेट्स कहा जाता है। तो आज समुच्चय की हम यहाँ पर क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ हम बात करेंगे। देखिए समुच्चय का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आपका जो चैप्टर रहेगा जिसको यानी समुच्चय कहा जाता है। देखिए ये आपका समुच्चय का चैप्टर यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, आपका ये क्या होता है, सेट्स, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। ये आपका क्या होता है दोस्त, समुच्चय होता है। ठीक है, ये समुच्चय ये आपका चैप्टर रहेगा। तो समुच्चय की हम स्टार्ट करेंगे। समुच्चय आपका रहेगा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समुच्चय होता क्या है, समुच्चय का हम प्रयोग कहाँ पर करेंगे। देखिए समुच्चय की जब प्रयोग की बात करते हैं कि इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, तो आप सबसे पहले समझ लीजिएगा। समुच्चय पढ़ने के बाद हमें एक चैप्टर आता है जो कि 11th में भी रहेगा, और साथ साथ में जब 12th में जाएंगे तो वो चैप्टर वहाँ भी आपको मिलेगा, जिसको संबंध और क्या कहा जाता है, फलन कहा जाता है। संबंध और फलन में समुच्चय के बहुत ज़्यादा रोल होता है, और जिसमें फिर आप प्रायिकता का जब यूज करते हैं तो प्रायिकता में भी आप देखेंगे समुच्चय के ढेर सारा यूज होता है। तो ऐसे एक आपका सीक्वेंस यानी जिसको अनुक्रम कहा जाता है, ये चैप्टर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे ढेर सारे चैप्टर हैं जहाँ पर हम समुच्चयों को क्या करते हैं दोस्त, प्रयोग करते हैं। ठीक है, वहाँ पर इसका यूज करते हैं। तो अगर ये चैप्टर आपका मजबूत रहेगा तो प्रायिकता हो गया, संबंध और फलन हो गया, ये बड़ा ही आसानी से आप क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन इन चैप्टरों को आप समझ कब पाएंगे, जब आपको ये समुच्चय क्लियर रहेगा तब। तो आज हम समुच्चय की स्टार्ट करते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि समुच्चय क्या होता है। तो वस्तुओं का जो सुप्रभाषित संग्रह होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। यानी अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि समुच्चय की जो हम बात करते हैं, सेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख देते हैं कि वस्तुओं, देखिए वस्तुओं को देखिए वस्तुओं का सुपरिभाषित, यहाँ पर क्या लिखे, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका जो होगा, संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, को ही हम समुच्चय कहते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे समुच्चय कहते हैं, ये आपका हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय। सुपरिभाषित को हम यहाँ पर अगर बताना चाहें तो इसको हम क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड कहा जाता है। ये आपका क्या होता है, वेल डिफाइंड आपका हो जाता है। और संग्रह का मतलब होता है कलेक्शन, ये आपका क्या हो जाता है दोस्त, यहाँ पर कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर वेल डिफाइंड किया जाए यानी सुपरिभाषित किया जाए, और जहाँ पर कलेक्शन की बात की जाती है, संग्रह की बात की जाती है, तो वो चीज़ हमारा क्या हो जाता है, समुच्चय हो जाता है। तो समुच्चय का मतलब यहाँ पर हमने क्या बताया कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। और सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड, संग्रह का मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पर आपसे बात करें कि यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें कि क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर हम बताने की कोशिश करें। जैसे आप जानते हैं कि जैसे सेबों का ढेर हो जाता है, आपका सेबों का ढेर, यहाँ पर अगर हम बात करें, या अंगूर के गुच्छे की बात करें, अंगूर का गुच्छा की अगर यहाँ पर बात की जाए, ताश की गड्डी की बात की जाए, ताश की गड्डी की बात की जाए, तो यदि ये सारी चीज आपके जो होते हैं वो आपका क्या होता है, यहाँ पर कह सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। समुच्चय की पहचान जहाँ पर वस्तुओं का संग्रह हो, यानी कई सारी चीजों से मिलकर बना हो। ठीक है, कई सारी चीज इकट्ठा हो, जैसे भेड़ों का भी झुंड होता है, तो सेबों का ढेर हो, अंगूर का गुच्छा हो, ताश की गड्डी हो, आदि ऐसे बहुत सारी चीज आ सकती हैं जिसमें समूह की बात की जाती है, जिसमें कलेक्शन की बात की जाती है, कई सारे इकट्ठे हो और उनको हम बढ़िया से परिभाषित कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक बात यहाँ पर करें, जैसे हमने यहाँ पर एक फैक्टर ले लिया कि जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या लिख दिया, 2 बराबर 0, कामा मूलों का संग्रह, यानी यहाँ पर लिख देते हैं कि मूलों का संग्रह
तो मूलों के संग्रह में 1 माइनस क्या आएगा, 2 आएगा। अब जैसे यहाँ पर हम आपको बताना चाहें कि जैसे हमने यहाँ पर एक बहुपद लिया है, द्विघात बहुपद का समीकरण लिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर क्या लिया है, 0। अब हमने कहा कि मूलों का संग्रह 1 कामा क्या आएगा, -2 आएगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या 1 माइनस 2 इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर 1 कामा -2 इसमें आ जाता तो हम कह सकते हैं कि संग्रह है। और उसके बाद जब इसको हम तोड़ के बताएंगे, उसको हम परिभाषित कर देंगे, इसको तोड़ के बता देंगे, वो आपका क्या हो जाता है, सुपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ से बात ये बनती है कि जैसे यहाँ पर आपके पास 1 कामा -2 आया, तो 1 कामा -2 यानी इस द्विघात समीकरण का बहुपद है कि नहीं, उसका मूल है कि नहीं है। तो अगर यही चीज को आगे हम आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको बताएंगे, तो देखिएगा जैसे इसका फैक्टर करते, जैसे 2 1 कम 2 और 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1। तो यानी इसको हम तोड़ेंगे किसमें, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 बराबर कितना, 0। फिर आप इस दोनों पार्ट में देखिए कॉमन आपको क्या मिलेगा, तो x और x प्लस आपके पास कितना 2 माइनस 1 कॉमन किया तो x प्लस 2 बराबर आपके पास कितना आया, 0। तो यहाँ से x प्लस 2 तो रहेगा और साथ साथ में x माइनस 1 बराबर क्या रहेगा, 0। तो फिर से एक बार हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 बराबर आपके पास 0, तो x बराबर -2 आया, और x माइनस 1 बराबर 0, तो आपके पास x बराबर कितना आया, 1 आया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जब इसको हमने सुपरिभाषित किया, सही से परिभाषित किया, इसको तोड़ के आपको बताया, तो इसके संग्रह कितने निकल के आते हैं, 1 कामा -2। यानी ये द्विघात समीकरण का जो बहुपद आपको दिया है, इसमें 1 कामा -2 आ रहा है, इंक्लूड है, इसमें बैठा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा क्या है, एक संग्रह है। ये मूलों का क्या है, संग्रह। जो मूल यहाँ पर मैंने निकाला है वो मूल यहाँ पर आ रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि मूलों का संग्रह। और जो तोड़ के मैंने आपको बताया, ये चीज आपको हमने क्या किया, परिभाषित किया, इसको तोड़ के आपको बताया, तो इसको हमने क्या करा, सुपरिभाषित किया। इसीलिए 2 शब्द यहाँ पे आपके लिखे होते हैं, सुपरिभाषित और संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। तो ये चीज हमारा क्या हो जाता है, समुच्चय हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, तो दोस्त यहाँ पर देखिए, आगे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करें। या तो एक ऐसी हम यहाँ पर बात समझा सकते हैं कि समुच्चय का मतलब क्या होता है। देखिए, आपके द्वारा कही गई बात और हमारे द्वारा कही गई बात एक जैसे जब होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। यानी आपके दिल दिमाग से जो बात निकले और हमारे दिल दिमाग से जो बात निकले, उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। अब जैसे हम आपके सामने मान लेते हैं एक आम का पेड़ हो, तो आप कहें देखिए आम का पेड़, आपके मन दिमाग से निकला कि हाँ ये आम का पेड़ है, और हमारे भी मन दिमाग से निकले कि हाँ ये आम का क्या है, पेड़ ही होना चाहिए। तो यानी ये नहीं कि जबरदस्ती आपको कहा जाए कि भैया आप कहिए कि आम का पेड़ है कि नहीं है, तो ऐसा नहीं होता। यानी आपके दिल दिमाग से बात निकलनी चाहिए, हाँ यार ऐसा चीज है, हाँ ये ऐसा चीज है। अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे सामने एक डिजिटल बोर्ड है, तो हम कहेंगे डिजिटल बोर्ड है, और आप कुछ इसको दूसरा बोल देंगे तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जहां पर दोनों लोगों की सहमति होती है कि हाँ यार भैया ये चीज ऐसा सही है, ये फैक्ट आपका सही है, वो चीज आपका क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो समुच्चय का मतलब यहाँ पर हमने आपको समझाने की कोशिश किया कि आपके द्वारा कही गई बात यार और हमारे द्वारा कही गई बात जब एक जैसी बात होती है तो उसी को क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है, वही हमारा समुच्चय होता है। ठीक है, और एक परिभाषा तो मैंने बताया कि वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे कोई भी बहुपद का समीकरण दिया है, अब वो बहुपद के समीकरण में कोई संग्रह मैंने आपको दे दिया, क्योंकि हमने मूल बता दिए या शून्यक बता दिए, बताइए क्या ये शून्यक उसके संग्रह है कि नहीं है। तो मैंने उसका फैक्टर करा और देखा कि उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जिस दौरान मैं फैक्टर कर रहा था, गुणनखंड करके तोड़ रहा था, उसको मैं सुपरिभाषित कर रहा था। उसके बाद जब उसका देखा कि गुणनखंड आ रहा था तो उसका संग्रह है, उसका एक फैक्ट है, उसका एक तत्व है, उसका एक रूप है, तो चीज हम कह सकते हैं वो क्या होता है, समुच्चय होता है। तो समुच्चय का मतलब आपने समझा कि वस्तुओं को सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड या कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके द्वारा कही गई बात और हमारे द्वारा कही गई बात जब एक जैसी बात होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। वो हमारा क्या होता है दोस्त, समुच्चय होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझें कि समुच्चय का जो नोटेशन होता है, सिंबल होता है, कि समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें भैया कि समुच्चय का जो पहला अक्षर लिखा जाता है वो कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। आप यहाँ पर कैपिटल अक्षर में लिखेंगे, चाहे जो भी अक्षर लिखेंगे कैपिटल अक्षर में होगा, साथ ही मझला कोष्टक में होना चाहिए। और मझला कोष्टक के अंदर जो भी एलिमेंट, जो भी अवयव आप लिखेंगे, जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। ठीक है, वो स्मॉल लेटर में, जैसे हमने यहाँ पर देखिए
ए लिख दिया, कामा ई लिख दिया, कामा आई लिख दिया, कामा ओ लिख दिया, कामा क्या लिख दिया, यू लिख दिया। ये आपका ये बन जाता है। ये क्या है, स्वरों का एक समुच्चय है। स्वरों का एक समुच्चय है, वॉवेल्स का एक समुच्चय होता है, स्वरों का एक समुच्चय होता है, जिसमें 5 वॉवेल्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया, इस समुच्चय को लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले कैपिटल अक्षर में होना चाहिए। उसके बाद स्मॉल, देखिए जो भी रहेगा मजला कोष्ठक के अंदर रहेगा, और अंदर जो भी एलिमेंट लिखे जाएंगे, जो भी अवयव लिखे जाएंगे, वो स्मॉल में होना चाहिए और कामा के थ्रू में होना चाहिए। अब जैसे मैंने ए लिखा तो उसके बाद एक कामा लगा देंगे, फिर ई लिखा तो एक कामा लगा देंगे, आई लिखा तो एक कामा लगा देंगे, यानी जो भी एलिमेंट लिखा जाएगा दोस्त, वहां पर आपको एक कामा लगाना पड़ेगा। तो एक व्यक्ति आएगा, दूसरे आने के लिए पहले उनके बीच में आपको कामा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कामा लगाएं, साथ साथ में मजला कोष्ठक में होना चाहिए, और साथ साथ में बड़े अक्षर में, जो भी यहाँ पर अक्षर लिखा जाएगा वो बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, बड़े अक्षर में होना चाहिए। उस समुच्चय की एक पहचान होती है। ठीक है, और एक बात यहाँ पर आपको ये भी बताते चले दोस्त कि यहाँ पर जो भी एलिमेंट लिखे गए हैं, ये जरूरी नहीं है कि नंबर वाइज ही लिखा जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी इसमें आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी अंक को कहीं भी रखा जा सकता है। यानी अगर यू यहाँ पर बैठा है तो इसको हम या करके ऐसे भी आपको बता दें, ये भी कोई गलत बात नहीं है। जैसे हमने ए लिख दिया और यहाँ पर ओ लिख दिया, फिर आई लिख दिया, फिर आपके पास ई लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, यू लिख दिया, तो ये भी एक क्या है, समुच्चय है। तो समुच्चय के अंदर जो करली ब्रैकेट होता है, यानी जो मजला कोष्ठक होता है, उसके अंदर क्रम मैटर नहीं करता कि क्रम कहाँ पर कौन व्यक्ति बैठा, ये जरूरी नहीं है। बस स्मॉल लेटर में होना चाहिए, मजला कोष्ठक में होना चाहिए, और साथ साथ में एक कामा के थ्रू उनको आपको लिखना पड़ेगा। कोई भी अंक कहीं भी हो जाए, ये जरूरी आपका नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होता, वो समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और अंक अगर रिपीट भी हो जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा कि कोई भी अंकों को कहीं भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, लेकिन मजला कोष्ठक में होना चाहिए, कामा के थ्रू में होना चाहिए, और जो पहला अक्षर लिखा जाता है उसको कैपिटल अक्षर में आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, तो कैपिटल अक्षर में लिखा, मजला कोष्ठक के थ्रू लिखा है, ये समुच्चय के लिखने का क्या होता है, तरीका होता है। तो हाँ जी दोस्तों, आपने यहाँ पर देखा कि समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। हमने बताया आपसे कि समुच्चय को कैपिटल अक्षर में, मजला कोष्ठक में, स्मॉल लेटर में यहाँ पर क्या किया जाता है, लिखा जाता है, कामा के थ्रू लिखा जाता है, और कोई अक्षर को कहीं भी लिखे इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। ये आपका क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, तो ऐसे हम समुच्चय को क्या करते हैं, लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा बात को बताएंगे कि आपका थोड़ा सा सम इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट होता है। सम इम्पोर्टेंट आपका क्या होगा, फैक्ट होता है। देखिए, सम इम्पोर्टेंट आपका क्या होता है, फैक्ट होता है। कुछ महत्वपूर्ण आपके बिंदु होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या होंगे, बिंदु होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब ये सम इम्पोर्टेंट फैक्टर का मतलब यहाँ पर आप क्या समझेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आपका क्या होते हैं। तो इसमें जैसे हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें कि नेचुरल नंबर को किससे लिखा जाता है, इंटीजर्स को किससे लिखा जाता है, होल नंबर को किससे लिखा जाता है, तो वही चीज यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि कैसे लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात आ जाती है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें भैया, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बताते चले कि नेचुरल नंबर एक प्राकृतिक संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या आपको ये बता दें कि सिर्फ धनात्मक होते हैं, जिनको हम गिन सके, जिनको हम पढ़ सके, वही हमारी प्राकृतिक संख्या होता है, वही हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर को n से लिखा जाता है, और यहाँ पर आपको बताएं कि नेचुरल नंबर आपके पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे डैश आपका बनता चला जाता है, इन्फिनिटी तक आपका यहाँ पर चला जाता है। ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, हमारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या आपसे पूछा जाए भैया किससे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे n से लिखा जाता है, और n बराबर 1 2 3 4 5 6 डैश अनंत तक। प्राकृतिक संख्या न तो ऋणात्मक में होता है, ठीक है, ना तो शून्य होता है, ना तो दशमलव में होता है, ना तो करड़े में होता है। ये सब चीज अगर आपको मिल जाती है तो प्राकृतिक संख्या में इनकी गिनती नहीं की जाती है। ठीक है, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाता है। एक शब्द यहाँ पर आपको बताते चले कि जैसे हम यहाँ पर आई लिखा और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, जेड लिखा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहा जाता है।
आपको बता दें कि पूर्णांक को आई या जेड से लिखा जाता है, किसी बुक में देखेंगे आप आई लिखा जाता है, नॉर्मली किसी बुक में जेड से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई या जेड जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है। और इंटीजर्स की मैंने यहाँ पर बात बताएं तो ये माइनस अनंत से चलता है, डैश डैश -4 हो गया, -3 हो गया, -2 -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डेट 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 प्लस इन्फिनिटी तक आपका ये चलता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आपका चलता है, ये आपका पूर्णांक होता है। पूर्णांक भी दशमलव में नहीं होता है, इसको ध्यान रखिएगा कि पूर्णांक दशमलव में नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, आई या जेड जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक, जिसको हम इंटीजर्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ी सी बात समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आई पॉजिटिव किसी पे लिख उठा हो या आप पे जेड पॉजिटिव लिख उठा हो, तो ये आपका क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांक की बात करें तो भैया जैसे आपके पास 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डैश 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 इन्फिनिटी तक आपका ये चलता है। तो ये आपके क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर यही चीज आपके पास आई पे माइनस लग जाए या भैया जेड पे माइनस लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है, ठीक है। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि -1 -2 -3, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, देखिए ये आप इसको ऐसे लिखें, माइनस इन्फिनिटी से आपका चलेगा डैश डैश डैश, -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया और -1 हो जाता है। ये सारे वैल्यू आपको जहां पर दिखाई देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और धन में कोई चीज दिख जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये हमारे पूर्णांक की पहचान होती है। उसके बाद आपसे एक होल नंबर आता है, डब्लू से लिखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहा जाता है भैया। ये हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है, होल नंबर इसको कहा जाता है, ठीक है। होल नंबर जिसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहा जाता है। ये हमारा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अब ये पूर्ण संख्या क्या है, तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या में जब 0 मिला देते हैं तो वही हमारा क्या बनता है, पूर्ण संख्या मिलता है। अगर आपके पास कोई एक प्राकृतिक संख्या है और उसमें आप 0 को इंक्लूड कर देते हैं, 0 को मिला देते हैं, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। जैसे 0 आपने देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा और 4 देखा और 5 देखा और 6 देखा और 7 देखा, डैश डैश ऐसे बढ़ता आपका चला जाता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स। होल नंबर्स को डब्ल्यू से लिखा जाता है, जिसको हम पूर्ण संख्या यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। ये बात हो जाती है। अब एक आपका आ जाता है रेशनल नंबर, आ जाता है रेशनल नंबर, आ जाता है रेशनल नंबर आपका आ जाता है भैया। ये आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, जिसको हम परमेय संख्या कहते हैं। ये क्या कहा जाएगा, इसको परमेय संख्या कहा जाता है। अब ये परमेय संख्या क्या है, जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाए, यानी p बटा q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q इज नॉट क्या रहे, 0 रहे, ठीक है। अंश बटा हर के रूप में लिखा जाए लेकिन q इज नॉट 0 रहे, मतलब हर 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। ये आपका परमेय संख्या हो जाता है, इसको ध्यान देना। अब ये परमेय संख्या की जो पहचान होती है, इसको आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पर इसे किससे लिखा जाता है, इसे देखिए कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। ये कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। ये परमेय संख्या की क्या होती है, पहचान होती है, ठीक है। एक आपका क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। इरेशनल आपका नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहा जाता है। अपरमेय संख्या कहा जाता है। अभी अपरमेय संख्या क्या होती है, जिसकी करड़ी को हम हल नहीं कर सकते। यदि कोई भी करड़ी में, अगर करड़ी का मतलब अंडर रूट होता है यहाँ पर, तो यानी करड़ी को हल ना किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहा जाता है। अपरमेय संख्या कहा जाता है। अब जैसे आपके पास यहाँ पे √2 आ जाए, √3 आ जाए और पाई आ जाए, और जैसे मान लेते हैं कि √5 आ जाए, ये सारी संख्याएं आपकी क्या होती हैं भैया, ये आपकी क्या होती है, इरेशनल नंबर होता है, जिसको हम अपरमेय संख्या के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहा जाता है। तो ये ऐसी चीजों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो जिसमें हमने यहाँ पर आपको सिखाया कि हम कैसे एक प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे,
कैसे एक हम अपरिमेय संख्या को लिखेंगे, कैसे हम परिमेय संख्या को लिखा जाएगा, या हम होल नंबर्स को किससे लिखते हैं, या हम पूर्णांक को किससे लिखा जाता है, या आई पॉजिटिव जेड पॉजिटिव लग जाए तो उसको क्या कहा जाता है। इन चीजों को हमने यहाँ पर आपको क्या करा, सिखाने की कोशिश की। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम चले समझेंगे। देखिए शुरुआत में मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि समुच्चय क्या है, समुच्चय को मैंने परिभाषित किया, समुच्चय को कैसे लिखा जाता है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको हमने समझाया क्योंकि इनकी जरूरत बहुत आगे पड़ता है। जैसे आई पॉजिटिव मिल गया, जेड पॉजिटिव मिल गया, आई नेगेटिव मिल जाता है तो हम चीजों को नहीं समझ पाते कि इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो चीजों को यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की। चलिए तो इसी प्रकार से हम आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो देखिए समुच्चय का हम बात करेंगे, समुच्चय का निरूपण। तो यहाँ पर इसको ध्यान से थोड़ा देखिएगा, ये आपका क्या है दोस्त, समुच्चय का, देखिए समुच्चय का आपका निरूपण है। ठीक है, ये समुच्चय का निरूपण, इसको हमने क्या कहा, समुच्चय का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन, ये आपका रिप्रेजेंटेशन आपका रहेगा, टेशन आप सेट्स हो जाते हैं, आप क्या हो जाता है, सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन आप क्या होता है, सेट्स होता है। ये आपका रिप्रेजेंटेशन आप क्या हो जाता है, सेट्स हो जाते हैं, जिसको समुच्चय का निरूपण करते हैं। देखिए समुच्चय को निरूपित करने के लिए, दिखाने के लिए हम दो बातों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, दो बातों का हम प्रयोग करते हैं दोस्त। एक हमारा क्या हो जाता है, देखिएगा, देखिए एक तो देखिए एक तो आपका हो जाता है, देखिए एक आप कह सकते हैं, देखिए एक आपका, देखिए यहाँ पर देखिए तालिका विधि हो जाता है, तालिका, इसको हम क्या कहेंगे, तालिका विधि कहेंगे। ये आपका क्या हो जाता है, तालिका विधि। ठीक है, ये तालिका विधि, या इसी को हम सूची विधि के नाम से भी जानते हैं, सूची विधि के नाम से जानते हैं, या इसी को हम रोस्टर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए तालिका विधि आपका देखिएगा, तो एक आपका टेबुलर क्या हो जाता है, टेबुलर आपका हो जाता है मेथड, टेबुलर मेथड आपका हो जाएगा, या एक आपका क्या हो जाता है, देखिएगा, देखिए ये आपका, देखिए एक तो आपका देखिए ये आपका जो सूची विधि आपका रहेगा, देखिए एक तो तालिका विधि या एक सूची विधि, या एक क्या होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर। ये आपका क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, रोस्टर फॉर्म में हो जाता है। और एक आप देखेंगे कि समुच्चय निर्माण विधि होता है, क्या होता है, समुच्चय आपका निर्माण विधि हो जाता है, समुच्चय निर्माण विधि हो जाता है। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म के नाम से जानेंगे इसको। यहाँ पर देखिए हम इसको सीधा सीधा अगर पूरा लिखना चाहें तो हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा। देखिए एक समुच्चय निर्माण विधि सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक तालिका विधि, आप सिर्फ बताइए क्या बताएंगे, इसको हम तालिका विधि कहते हैं। ये आपका क्या होता है, तालिका विधि आपका होता है, जिसको रोस्टर, देखिए रोस्टर या टेबुलर फॉर्म के टेबुलर मेथड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, टेबुलर मेथड के रूप में इसको जाना जाता है। तो यदि समुच्चय का जो निरूपण होता है वो दो तरीके से आपका होता है, एक आपका तालिका विधि, एक आपका क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। अभी आपका तालिका विधि में क्या होता है जिसको जरा समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई अच्छा लिखा, जैसे लिख दिया ए ई और आई और ओ और क्या लिख दिया हमने, ई लिख दिया। ठीक है, तो वावेल्स के स्वरों का एक समुच्चय है, यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो इसको हमने ए बराबर ए ई आई ओ और क्या लिखा, ओ लिखा। ठीक है, तो तालिका विधि में क्या होता है कि ऐसी बात समझाई जाती है कि तालिका का मतलब होता है भैया जिस मझले कोष्ठक के अंदर जब एलिमेंट्स की संख्या बहुत कम होती है, यानी अवयवों की संख्या बहुत कम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, तालिका विधि कहते हैं। यानी मझला कोष्ठक के अंदर जब अवयवों की संख्या बहुत कम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, तालिका विधि कहते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, तो समुच्चय निर्माण विधि की बात हम करें तो इसी को यक्स सच दैट यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के
स्वरों का यहाँ पर क्या रहेगा, समुच्चय रहेगा। स्वरों का क्या रहेगा, समुच्चय रहेगा। तो यक्ष सच दैट यक्ष, इसको यहाँ पर देखिएगा, सच दैट को आपको यहाँ पर बताएं कि यक्ष सच दैट यक्ष ऐसे भी पढ़ा जाता है, और कहीं कहीं आप ये देखेंगे कि ऐसे एक खड़ी लाइन से भी इनको दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको यक्ष सच दैट, इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर सच दैट का रूप दिया जाता है कि ऐसा ये चीज होने वाला है, ऐसा होगा, ये x की वैल्यू ऐसा प्राप्त होगा। ये आपका सच दैट होता है, चाहे खड़ी लाइन से आप दिखाइएगा, चाहे दो बिंदु से आप दिखाइएगा, उस सच दैट की पहचान होती है। तो यहाँ पर ये तालिका विधि आपका क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। तो यहाँ पर आपको ये कोशिश करते हैं, देखिएगा कि समुच्चय, देखिए निर्माण विधि क्या होता है, तालिका विधि क्या होता है। अब जैसे मान लेते हैं आपकी इंग्लिश की बुक होती है, ठीक है, वो पूरा ट्रांसलेट यानी पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लिखा होता है, जो पूरे इंग्लिश में लिखे होते हैं वो आपका क्या होता है, समुच्चय निर्माण विधि होता है। जब उसको टीचर आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेट करके आपको बताता है, वो चीज आपका क्या हो जाता है, तालिका विधि हो जाता है। ठीक है, तो यानी उस बुक को जो पूरी इंग्लिश में लिखी गई थी वो आपका क्या है, समुच्चय निर्माण विधि है। जब उसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके जब बताता है वो व्यक्ति, तो आपका क्या कहलाता है, तालिका विधि कहलाता है। तो ये आपका तालिका विधि हो जाता है और ये आपका समुच्चय निर्माण विधि हो जाता है। तो ये समुच्चय निर्माण विधि और आपका क्या हो जाता है, तालिका विधि हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे जब हम बात करेंगे, अब यहाँ पर बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ आपके क्या हो जाते हैं, सेट्स, यानी देखिए टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार, ये आपके क्या रहेंगे, समुच्चयों के प्रकार, ये आपके समुच्चयों को क्या रहेगा, प्रकार रहेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम समुच्चयों के प्रकार की बात करते हैं। सबसे पहले समुच्चय क्या होता है, समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं। तो नंबर 1 की मैं बात करता हूँ, ठीक है, जिसको हम रिक्त, देखिएगा, रिक्त या शून्य समुच्चय, शून्य, रिक्त या शून्य समुच्चय के इसको हम नाम से जानते हैं, रिक्त या शून्य समुच्चय, जिसको हम एम्प्टी आपका सेट हो जाता है, एम्प्टी या आपका नल सेट, ठीक है, या एक आपका वाइड सेट आपका हो जाता है। ठीक है, ये इनके नाम होते हैं, ये इनके क्या होते हैं भैया, नाम होते हैं। देखिए रिक्त या शून्य समुच्चय जिसको एम्प्टी सेट, नल सेट या क्या कहा जाता है, वाइड सेट के नाम से जाना जाता है, ये हमारे क्या होते हैं, रिक्त या शून्य समुच्चय होते हैं। ये क्या है तो आप इसे बताएंगे, देखिएगा, देखिए ऐसा समुच्चय, देखिएगा यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें आप ये बताएंगे कोई अवयव ना हो, कोई अवयव ना हो, तो उसे आप क्या कहेंगे, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। आप क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहते हैं, या रिक्त समुच्चय आप कहते हैं। यहाँ पर ये चीज आप बताएंगे, क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम बता दें, इसे हम लिखते किससे हैं, तो आपको यहाँ पर बता दें, इसे हम फाई या मझला कोष्ठक से लिखा जाता है, फाई या मझला कोष्ठक से लिखा जाता है, यानी फाई हो या मझला कोष्ठक हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। तो जिसमें कोई ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय, फाई या मझला कोष्ठक से लिखा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम आपको यहाँ पर बता दें कि जैसे एक शब्द लिखे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर, देखिए ये किसका चिन्ह है, बिलोंग्स टू का चिन्ह है, इसको हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू कहेंगे। ठीक है, ये किसका आपका सिंबल हो जाएगा, बिलोंग्स टू का हो जाएगा, ये आपका होता है। ठीक है, बिलोंग्स टू कहा जाता है, जो कि संबंधित रहता है, यानी यक्स का मान एक नेचुरल नंबर से संबंधित है। उसके बाद कामा के थ्रू मैंने यहाँ पर लिखेंगे कि यक्स का मान 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे यहाँ पर एक समुच्चय हमने लिख दिया है, तो अब इसको थोड़ा से गौर करिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा कि यक्स का मान एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, लेकिन एक कंडीशन भी है कि यक्स की वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से क्या हो, छोटा हो। बताइए, अब जैसे 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो 0.1 आएगा, 0.2 आएगा, 0.3 आएगा, 0.4 आएगा, ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बताइए, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि देखिए, और लेकिन देखिए यहाँ पर आपको हमने क्या समझाया
कि x की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से क्या छोटा, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ये सारे अंक आएंगे। लेकिन आप एक चीज ये भी नोटिस करिएगा, यहाँ पर मैंने नेचुरल नंबर लिखा है। तो आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या दशमलव में नहीं होता। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये शब्द भले लिखे गए हैं लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मीन्स नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय हो जाता है। इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, रिक्त समुच्चय हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि x की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से क्या हो, छोटा हो। तो होते तो हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कंडीशंस भी तो मेरे पास है ना कि नेचुरल नंबर है भैया, और नेचुरल नंबर आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कभी दशमलव में नहीं होता। इसलिए लिखा तो रहेगा लेकिन उसका कोई मीन्स, कोई अर्थ नहीं रहेगा। ऐसे चीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं भैया, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय। अब जैसे एक आध एग्जाम्पल और, जिससे a बराबर मैंने लिख दिया कि x सच दैट x बराबर कितना, n स्क्वायर कामा n स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर n की वैल्यू देखिए, इसको ऐसे ना लिखिए, ऐसे आप क्या बताएंगे इसको, जैसे x सच दैट x बराबर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर आप क्या बताएंगे, जिससे आप, चलिए ठीक है। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो हमने कहा कि जैसे अगर समुच्चय की जब हम बात करेंगे तो उसमें आपको क्या बताना होता है भैया कि आप सबसे पहले कोई अवयव ना हो, साथ साथ में फाई या महिला कोष्ठक लिखा जाता है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो लिखा जाएगा वो आपका वो जो लिखा जाएगा उसका कोई मीन्स, कोई अर्थ नहीं होता। उसको हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। ऐसे ढेर सारे वाक्य आप बता सकते हैं, जैसे आप x सच दैट x बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर है, और साथ साथ में आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांकों का क्या समुच्चय, उसमें कोई अर्थ आपका निकलने वाला नहीं है। तो ऐसे समुच्चय को आप क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। आगे अच्छा एक बात और यहाँ पर बता दें कि नोट करके इसको ध्यान दीजिएगा, नोट करके कि जैसे मझला कोष्ठक के अंदर 0 लिखा हो, ठीक है, और यह मझला कोष्ठक के अंदर क्या लिखा हो, फाई लिखा हो, ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। इसको यहाँ पर आपको बता देते हैं कि रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि बातें अलग अलग हो जाती हैं। हमने देखे 0 का कोई एक अवयव होते हैं, ये आपके रिक्त समुच्चय नहीं है, बशर्ते आप ये ध्यान रखिएगा कि एकल समुच्चय कहलाएगा, लेकिन रिक्त समुच्चय नहीं कहलाएगा। रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जो मझला कोष्ठक के अंदर कोई भी एक शब्द ना हो, अच्छा लिखे तो हो लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो। इसका मतलब है कि जिंदा तो है, बस है ना, चल रही है सांसें, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं, जैसे कोमम व्यक्ति चला जाता है। ठीक है, वही हाल यहाँ पर इनके होते हैं। रिक्त समुच्चय नहीं है तो क्या कहलाएंगे, एकल समुच्चय। अब ये एकल समुच्चय क्या होता है, देखिएगा, एकल समुच्चय की जब हम बात करते हैं कि एकल समुच्चय क्या है भैया, जिसको हम सिंगलटल देखिए सेट कहा जाता है, सिंगलटल सेट कहा जाता है। ऐसा समुच्चय, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, क्या हो, एक अवयव हो, उसे आप क्या कहते हैं भैया, जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम क्या कहते हैं, हो, तो आप उसे क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, एकल समुच्चय कहते हैं। ये बात यहाँ से बन जाती है। अब जैसे यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा कि a बराबर, अब यहाँ पर सिर्फ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, या यहाँ पर आपके पास फाई अगर लिखा है या आपके पास 0 लिखा है तो ये सारे रिक्त समुच्चय हैं। किसकी, क्योंकि इसमें एक अवयव, एक एलिमेंट लिखे गए हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय कहलाएगा, जिसको सिंगलटन सेट कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है। चलिए उसके बाद दूसरा टाइप हो गया। तीसरे टाइप की हम बात करते हैं भैया, क्या होता है, एक हमारे पास आ जाता है जिसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। क्या कहोगे आप भैया, परिमित समुच्चय कहते हैं।
देखिए परिमित समुच्चय फाइनाइट आपका सेट होता है, फाइनाइट आपका सेट होता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या हो? जिसमें एक निश्चित संख्या हो, एक निश्चित अंक हो, निश्चित संख्या, उसको क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। जिसका शुरू भी हो और साथ साथ में अंत हो, ऐसा समुच्चय। देखिएगा यहाँ पर क्या बताएंगे कि ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, समुच्चय आप ये बताएंगे ऐसा समुच्चय जिसमें देखिएगा जिसमें शुरू और अंत हो, शुरू और अंत हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय कहा जाता है। यानी शुरू भी हो और साथ साथ में अंत हो। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं भैया कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10। तो देख सकते हैं भैया शुरू तो 1 से हुआ, खत्म पे 10 पे हो रहा है, तो शुरू भी है और साथ साथ में अंत भी है। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? एक परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट कहा जाता है। इसी को परिमित समुच्चय के नाम से हम जानते हैं। एक चौथा आपका आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अपरिमित समुच्चय कहते हैं, अपरिमित समुच्चय, जिसको इनफाइनाइट सेट कहा जाता है, इनफाइनाइट सेट कहा जाता है। ये क्या होता है भैया? देखिए जिस ऐसा समुच्चय, देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऐसा समुच्चय, देखिए ऐसा समुच्चय जिसमें शुरू तो हो लेकिन अंत ना हो, लेकिन अंत ना हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डैश बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए शुरू तो हुआ लेकिन इसका कोई अंत नहीं है, पता नहीं कहाँ तक चला जा रहा है। ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय, इन्फिनिटी सेट के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें शुरू तो हो लेकिन अंत ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमित समुच्चय कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर थोड़ी सी हम यहाँ पर आपसे बात करते हैं, इसको जरा देखिए क्या है, ये कौन सा समुच्चय होगा? इसको जरा आप बताइएगा कौन सा समुच्चय है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, देखिए क्या लिख दिया कि 1 लिखा, उसके बाद 0 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 0, ये आपका ऐसे बढ़ता चला गया, डैश आगे भी चला जाएगा। तो बताना ये कौन सा आपका समुच्चय होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें भैया, ये आपका क्या है? एक परिमित समुच्चय है। ठीक है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, ये कौन सा समुच्चय रहेगा? परिमित समुच्चय है। ठीक है, क्यों समुच्चय भाई है? क्योंकि इसका शुरू भी है और कहीं ना कहीं, देखिए अच्छा डैश लगा दिया तो गलती कर दिया, फिर डैश अगर नहीं लगा, डैश अगर लगा दिया तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अगर यही चीज सिर्फ 1 लिख के ऐसे 0 तमाम 0 आप लिखते चले जाते, ठीक है, लिखते चले गए हम, तो ये आपका अब क्या कहलाएगा? ये आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भैया? परिमित समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो इसका शुरू भी है और अंत भी है, चाहे जितना मैंने 0 बढ़ा दिया, शुरू भी है और क्या है? अंत भी है। तो ये परिमित समुच्चय, लेकिन वहां पर लास्ट में मैंने डैश कर दिया तो ऐसे 0 बढ़ते चले जाए, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। तो इसका शुरू है लेकिन कोई अंत नहीं है, वो अपरिमित समुच्चय आपका क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अगला एक आपका क्या होता है भैया? समान समुच्चय होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? समान समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देना कि समान समुच्चय, जिसको हम इक्वल सेट के नाम से यहाँ पर जानते हैं, क्या होता है? इक्वल सेट आपका होता है। ये क्या है? ऐसा समुच्चय, यहाँ पर लिख देते हैं कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और देखिएगा, और यहाँ पर आप क्या बताएंगे? और
बी का प्रत्येक अवयव, बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, किसमें हो, ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं कि भैया हमने यहाँ पर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, ठीक है, ये लिख दिया। अब b बराबर हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4, 3, 2 और क्या 1 लिख दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि a और b एक समान समुच्चय है, क्योंकि देखिए हमने कहा ना कि इसमें आपका समुच्चय में क्रम मैटर नहीं करता, ठीक है, कोई भी अंक को कहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं होता, बस कामा के थ्रू मझला कोष्टक के अंदर होना चाहिए। अब जैसे 1, 2, 3, 4 लिखा, 4, 3, 2 क्या लिखा, 1 लिखा है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ भी तो वही अंक है 4, 3, 2, 1, भले ही यहाँ पर आगे पीछे कोई चीज लिखा गया उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अंक तो बराबर ही है। तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो बी के क्या है, बराबर है। तो ए और बी आपके क्या हो जाते हैं, एक समान समुच्चय हो जाते हैं। तो यहाँ पर अंक ही मिलना चाहिए, सेम अंक होना चाहिए, सेम अंक होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4 है, तो यहाँ भी भले आप उलट फेर करें, लेकिन 4, 3, 2, 1 होना चाहिए। तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहा जाता है। एक आपका यहाँ पर समुच्चय आपका और आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, आप देखें तो उसको क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। समतुल्य समुच्चय आपका ये हो जाता है समतुल्य समुच्चय, इसको हम इक्विवेलेंट आपका क्या होता है, सेट होता है, इक्विवेलेंट आपका सेट होता है। अब ये क्या है, तो देखिए इसमें अवयव हो चाहे ना हो, इसमें ऐसा समुच्चय लिखेंगे, ऐसा समुच्चय, यहाँ पर आपको बताएंगे कि ऐसा समुच्चय जिसमें ए की अवयवों की संख्या कामा बी के अवयवों की संख्या के क्या हो, अवयवों की संख्या के बराबर हो, संख्या के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहा जाता है, इक्विवेलेंट सेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, 2 और क्या 3, और यहाँ पर बी में क्या लिख दिया, ए कामा बी कामा क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 1, 2, 3 यानी 3 अवयवों की संख्या है, तो यहाँ भी क्या है, 3 अवयवों की संख्या है। अब यहाँ पर संख्या का गिनती मतलब जो संख्या जो गिनती होती है, मतलब 3 अंक अगर यहाँ पर 3 एलिमेंट यहाँ पर है, तो 3 एलिमेंट यहाँ भी होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि वही चीज यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है कि संख्या बराबर हो, यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ए जो है और नंबर ऑफ बी वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अभी जरूरी कि 1, 2, 3 है तो यहाँ भी 1, 2, 3 हो जाए, अगर 1, 2, 3 है तो यहाँ पर 3, 2, 1 हो जाता तो उसको हम समान समुच्चय कहेंगे। और अगर समतुल्य का मतलब होता है कि अगर 3 लोग हम हैं तो 3 लोग आप भी रहो, लेकिन आपका देखिए उसमें संख्या में बराबर होना चाहिए, और अंक कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी अंक कुछ भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इसको समतुल्य समुच्चय के यहाँ पर नाम से हम जानते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा जी टाइप्स ऑफ सेट था, समुच्चयों के प्रकार था, सभी समुच्चयों के प्रकार को हमने यहाँ पर बता दिया। इसमें मैंने आपको फिर से बताया कि यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव बी के प्रत्येक अवयव में होना चाहिए, और यहाँ पर ए का प्रत्येक अवयव यानी ए का जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में नहीं होगा, ऐसे समझिएगा। ए का जो भी अवयव होंगे बी में नहीं होंगे, बस संख्या में बराबर होते हैं। बस संख्या में अगर 3 संख्या यहाँ पर लिखेंगे तो 3 संख्या यहाँ पर 4 संख्या लिखी जाएगी तो यहाँ भी 4 संख्या लिखी जाएगी। इसको हम क्या कहते हैं, समतुल्य समुच्चय, इक्विवेलेंट आपका सेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये समुच्चयों के प्रकार हो जाते हैं। अब हम चलिए शुरुआत करते हैं 1.1 की, यहाँ पर क्या करते हैं दोस्त, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या रहेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए ध्यान पूर्वक आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए।
अपने उत्तर का औचित्य यहाँ पर आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब बताइए, इन्होंने कहा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह, बताइए समुच्चय है कि नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि पहले वाला में आपका जनवरी आ सकता है, जनवरी, और एक आपका जून आ सकता है, और एक आपका क्या आ सकता है, जुलाई आ सकता है। यही 3 होंगे। जो देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का नाम बताइए, आपसे यही तो पूछ रहा है। तो आप कहेंगे साहब भाई जनवरी, जून और क्या, जुलाई, और वही चीज हम भी कहेंगे। तो आपके द्वारा कही बात, हमारे द्वारा कही गई बात एक जैसे है, हम कहेंगे आपका क्या है, ये समुच्चय है, ये आपका क्या होगा, समुच्चय होगा। और लिख भी दिया जनवरी, जून और क्या, जुलाई। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए, मान लेते हैं इन्होंने कहा कि भारत के प्रसिद्ध लेखकों का संग्रह बताइए। आपको किसी को मुंशी प्रेमचंद पसंद है, किसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पसंद है, किसी को जयशंकर प्रसाद पसंद है, किसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी पसंद है भैया। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये आपका समुच्चय नहीं हो सकता, ये आपका समुच्चय नहीं हो सकता। यानी जो एक बात रहे उसी को हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ऐसे जब हम तीसरे पार्ट में चलते हैं तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। किसी को धोनी पसंद है, किसी को विराट कोहली, किसी को रोहित शर्मा, तो इसमें भी हम नहीं बता सकते, तो ये भी आपका समुच्चय नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी आपका समुच्चय नहीं रहेगा। ऐसे जब हम आगे चलेंगे चौथे वाले पार्ट में, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आप अपने क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो खड़े होकर बच्चों को आप गिन सकते हैं कितने बच्चे इस क्लास में, कक्षा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनका नाम भी आप बता सकते हो। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब हम 5वें पार्ट पे चलते हैं, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या। अरे 100 से कम तो आप बता सकते हो प्राकृतिक संख्या ना, 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ से 99 तक। तो भाई जो आप लिखेंगे 100 से कम प्राकृतिक संख्या वही हम लिखेंगे, तो ये भी आपका समुच्चय कहलाएगा, ठीक है, ये आपका। उसके बाद 6वें पे चलते हैं। 6वां, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब ये है क्योंकि उपन्यास जो देखिए, एक आपका क्या हो जाता है, गबन हो जाता है, एक आपका गोदान हो जाता है, ठीक है। तो ये आदि ऐसे बहुत सारे संग्रह हैं जो हम बता सकते हैं, क्योंकि उपन्यास देखिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई उपन्यास को हम बता सकते हैं, ठीक है। गबन, गोदान, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके क्या हैं, ये आपका समुच्चय है, क्योंकि चीजों को हम डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 7वें पे चलेंगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अरे समपूर्णांक बताएंगे ना, आप क्या बताएंगे, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, जो आप बताएंगे समपूर्णांक वही हम बताएंगे। तो ये चीज क्या कहलाएगा भैया, ये आपका क्या कहलाएगा, तो कहेंगे साहब ये तो समुच्चय है, इसको समुच्चय के अंतर्गत रखा जाएगा। ऐसे हम 8वें नंबर पे जब हम चलेंगे, 8वां नंबर आपका क्या है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप बता सकते हो कितने प्रश्न आए हैं, ये समुच्चय है। भाई आप जिस प्रश्नावली को पढ़ रहे हैं आप बता सकते हैं कि इनके कितने प्रश्न हैं, कितने प्रश्न नहीं है। अब हम चलेंगे किस पे, देखिएगा आपका 8वें के बाद 9वां आता है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। कोई तो बिलार से डरा जाता है, बिल्ली से डर जाता है भैया, और कोई तो शेर से डर जाता है, कोई बंदर से डर जाता है। तो इसमें भी आप चीजों को नहीं बता सकते कौन किसके लिए खतरनाक बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका भी समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो ऐसे हम चीजों को यहाँ पर डिफाइन करके हमने यहाँ पर बताया कौन समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं होता, ठीक है। तो ये समुच्चय की हमने यहाँ पर क्या बता दिया, आपको पहचान बता दिया कि समुच्चय कौन है, कौन समुच्चय नहीं है। चलिए इसी प्रकार से हम देखिएगा क्वेश्चनों को आप साथ साथ में लगाते चलेंगे, कॉपी पेन साथ में लेके बैठेंगे, जितने भी चीजों को बताया जाए उनको आप यहाँ पर क्या करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा हम करेंगे भैया। देखिए अब यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। देखिए इन्होंने a बराबर आपका लिखा है, क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 और क्या लिखा है, 6 लिखा है। कहता है रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू भरना है। देखिए ऐसे भरना है और एक में ऐसे भरना है, इज नॉट बिलोंग्स टू और ई बिलोंग्स टू, मतलब संबंधित है, संबंधित नहीं है। अब जैसे पहले वाले में आपसे क्या कहा है,
देखिए 5 डैश 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 ए लिखा है, तो आपको ये बताना है कि ए समुच्चय के अंतर्गत 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ए समुच्चय में 5 तक गिनती है कि नहीं है, कहेंगे हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या भरना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरेंगे। क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 8 डैश 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 क्या लिखा है, ए लिखा है, 8 डैश 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 ए लिखा है। तो बताइए क्या ए समुच्चय के अंतर्गत यहाँ पर 8 गिनती आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। ऐसे हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है, 0 डैश 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 ए होगा, तो क्या इसमें कहीं ए समुच्चय में 0 दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे साहब नहीं दिखाई, इज नॉट बिलोंग्स टू होगा। ऐसे चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा है 4 डैश 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 ए है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू भरा जाएगा, क्योंकि ए समुच्चय में 4 तक की गिनती है, तो ये बिलोंग्स टू भरा जाएगा। पांचवे की बात करते हैं, तो 2 डैश 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 ए लिखा है, तो यहाँ भी देखिए ए समुच्चय में 2 तक की गिनती आ रहा है, तो बिलोंग्स टू भरा जाएगा। ऐसे हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 10 लिखा है, डैश 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 क्या लिखा है, ए। तो आप ये देख सकते हैं ए समुच्चय में कोई 10 तक की गिनती है क्या, नहीं है, तो इसमें क्या इज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भरने की बात बताई जा रही है कि ए समुच्चय उसके अंतर्गत है कि नहीं, अगर है तो बिलोंग्स टू भरेंगे, नहीं है तो इज नॉट बिलोंग्स टू भरा जाता है। तो ऐसे हम क्वेश्चनों को यहाँ पर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, देखिए अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर समझाना है और बताना है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप मतलब आपको जो हमने बताया हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना है। तो पहले वाले का क्या लिखा जाएगा भैया, तो पहले वाले से आपसे बात किया जाए कि पहले वाले का क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या लिखते हैं, पहले वाले शब्द को हम लिखा है ए सच दैट ए एक पूर्णांक है जो कि x की वैल्यू -3 से बड़ा और 7 से क्या हो, छोटा हो। -3 से बड़ा और 7 से छोटा हो, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और क्या 6, बस यही लिखा जाएगा भाई। -3 से बड़ा, देखिए माइनस में जितनी संख्या छोटी होती है उतने वो बड़ा होता है, जितने बड़े होते हैं उतने वो छोटा होता है। तो -3 से बड़ा कौन हो सकता है, -2 -1 और फिर 0 1 2 3 4 5 और क्या 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, पहला हो गया। अब दूसरे वाले पार्ट में देखिए क्या बताना है भैया आपको, सच दैट सच देखिएगा बी वाले में आपको क्या बताना है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो भाई साहब बताइए ना, 6 से कम प्राकृतिक संख्या आपको लिखना है, तो आप क्या बताएंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 से कम आपके क्या हो जाते हैं, प्राकृतिक संख्या हो जाते हैं। ऐसे हम तीसरे पार्ट में चलेंगे। तीसरा पार्ट आपका क्या है, देखिए सी बराबर आपके पास क्या है, x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनकी अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। अब जैसे आप यहाँ पर 3 और 5 बता सकते हैं, ठीक है, और एक आपका तो ये हो गया, और एक 5 और 3 बता सकते हैं, एक आप 6 और 2 बता सकते हैं, एक 2 और क्या बता सकते हैं, 6। तो ऐसे दो संख्या जिनका योगफल कितना आता हो, 8 आता हो, और दो प्राकृतिक संख्या को आपको बताना है। 3 का 5 8 हो जाएगा, 5 3 और 8 हो जाएगा, और 6 और 2 भी 8 हो जाएगा, 2 और 6 भी 8 हो जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए दो अंकों की संख्या, जैसे 4 4 भी तो हो सकता है, 4 4 मिलके क्या हो जाएंगे, 8 हो सकते हैं। तो ऐसे दो अंकों की संख्या जिनका योगफल आपका क्या होता है, 8 होता है। इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, तीसरे पार्ट का हो जाता है। चौथा पार्ट आपका क्या होता है, चौथा x एक अभाज्य संख्या जो 60 की क्या है, भाजक है।
60 की भाजक मतलब 60 से कटने वाली संख्या। तो अब देखिए, अच्छा 60 की भाजक है तो डी वाले में आपको यहाँ पर क्या लिखना है, देखिएगा 60 से उसको क्या करें, काट दे। अब जैसे यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या का मतलब जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब आपको लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा, 5 भी लिखा जाएगा, ठीक है 2, 3, 5 है ना। 2, 3 देखिए 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और साथ में 7 से नहीं कटेगा, 7 फिर आपका 11, 13 आपका तो ये सारी देखिए और आप अगर बढ़ाते जाएंगे जैसे 2 आपका हो गया, 3 हो गया, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, फिर आपका 7, 9, 11, 13, फिर आपका 17, फिर 19, फिर 23, फिर आपकी संख्याएं नहीं मिलेंगी। तो ये लगभग ये आपका मतलब आगे अगर देखते हैं और मिल जाती है तो कोई बात नहीं, बाकी डी बराबर 2, 3, 5 ये 60 की क्या हो जाती है, भाजक हो जाती है, ठीक है। ऐसे जब हम 5वें पार्ट की बात करते हैं, 5वें पार्ट में तो आपको यहाँ पर क्या बताना पड़ेगा, 5वें पार्ट में कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री शब्द लिखा है तो इसमें एक अक्षर आपको एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना। अब जैसे यहाँ पर क्या है, टी को लिख दिया मैंने, फिर क्या लिख दिया, आर को लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, आई को लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, जी को लिख दिया, फिर ओ को लिख दिया, फिर एन को लिख दिया, ठीक है MOT लिखा है, सिर्फ क्या लिख दिया, Y को लिख दिया, ठीक है। मतलब एक अक्षर को एक ही बार लिखना, रिपीट नहीं करना। T लिख दिया, R लिख दिया, I लिख दिया, G लिख दिया, O लिख दिया, N लिख दिया और M भी लिखा जाएगा, M भी नहीं है तो ये भी लिखा जाएगा। ये सारे अक्षर हमारे क्या बन जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के समुच्चय बन जाते हैं। आगे 6वें वाले पार्ट में आपका जैसे मान लेते हैं कि सॉरी ये आपका डी तो ये ई बराबर लिखा गया है और आगे जो लिखा गया है एफ बराबर है बेटर शब्द के सभी। बेटर में भी आपको अक्षर लिखना है, बी लिखना है, ई लिखना है, टी लिखना है बस, और क्या लिखना है, कामा आर लिखना है, मतलब रिपीट अक्षर आपको नहीं करना है। तो ऐसे चीज आपके क्या कहलाते हैं भैया, वो आपके समुच्चय कहलाते हैं। तो ये आपके समुच्चय हो जाते हैं जो कि हमें इनको डिफाइन करना था, हमें बताना था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप इसको साथ साथ में नोट कर सकते हैं। अब हम आगे क्वेश्चनों पे चलेंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन को हमें चीजों को यहाँ पर व्यक्त करके स्टेट बिल्डर फॉर्म के रूप में दिखाना है। स्टेट बिल्डर के फॉर्म के रूप में इसको बताना है। तो कैसे बताएंगे, जरा इसको ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ध्यान पूर्वक क्वेश्चन देखिए। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आपका लिखा है 3, 6, 9 और 12, 3 और 6 और 9 और क्या लिखा है, 12 लिखा है, 3, 6, 9 और 12। अब इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे, यक्स सच दैट यक्स बराबर क्या मैंने लिखा 3n, लेकिन n की वैल्यू भैया देखिए 1 से बड़ा और 1 से बड़ा और 4 से क्या 1 के बराबर, 4 से क्या छोटा, ऐसे आप बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यक्स सच दैट यक्स बराबर 3n बताना है, लेकिन n की एक शर्त भी है, आपको बता देना है कि n की वैल्यू भैया हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 4 तक रखेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं रख सकते, रखेंगे तो ये चीज़ आएगा नहीं। आप देख सकते n की वैल्यू जब यहाँ पर आप 1 रखेंगे तो 3 गुणे 1 कितना आएगा, 3 आएगा, 3 गुणे 2 कितना आएगा, 6 आएगा, 3 गुणे 3 कितना आएगा, 9 आएगा, 3 गुणे 4 कितना आएगा, 3 चौक 12 आएगा। तो ऐसे हम चीज़ों को यहाँ पर डिफाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। चलिए तो ये इस चीज़ों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये पहला पार्ट हो जाता है। और दूसरे पार्ट की मैं बात करूं तो a बराबर आपका लिख देते हैं, क्या लिखा है 2, 4, 8, 16 और क्या है 32 लिखा है। अब इसको सोचिए हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये बताएंगे भैया इसको आप यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 घाते n, देखिए 2n नहीं लिख सकते। अगर मान लेते हैं 2n हम लिख ही देते हैं तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या 6 दिखाई दे रहा है क्या, तो कहेंगे नहीं साहब 6 नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम 2 घाते n लिखेंगे। शर्त देंगे कि n की वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर और साथ में आप देखेंगे 5 से छोटा, ठीक है। अब आप देखिए अगर 2 घाते यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 8 आएगा, 4 रखेंगे तो 16 आएगा,
5 रखेंगे तो 32 आएगा। तो यानी इस तरीके से आप n की वैल्यू को यहाँ पे रखते जाएंगे तो आपकी वैल्यू पुट होता चला जाएगा। अब इसको लिखने के लिए जो आपका तालिका विधि दिया है उसको थोड़ा सा सेंस आपको माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि हम इन चीज़ों को लिख कैसे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख के उनको आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से हम चलते हैं कौन से पार्ट में भैया, तीसरे वाले पार्ट में। तीसरे वाले पार्ट में क्या है देखिए जरा, तो a बराबर हमारे पास है क्या 5, 25 और 125 और क्या 625। इसको जल्दी से बताइए क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि x सच दैट x बराबर 5 घाते n और n की वैल्यू 1 से बड़ा और लगभग कितना 5 से दिखेगा 55 25 और 25 पंचे 125, ठीक है। देखिए अगर आप 5 घाते 1 तो 5 हो गया, 5 घाते 2 तो कितना 25 हो गया, 5 घाते 3 तो 125 हो गया, 5 घाते 4 125 पंचे देखिए 125 5 25 का 2 5 10 12 5 का 5 625। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे आप 4 तक लिखेंगे बस, ठीक है। n की वैल्यू 4 तक लिखेंगे और रखेंगे तो ये चीज़ आपका पूरा मिल जाएगा। ऐसे हम चौथे पार्ट में चलते हैं। चौथे पार्ट में हमारे पास भैया क्या दे रखा है, इन्होंने 2 4 6 डैश 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 दे रखा है, 2 4 6 डैश डैश दे रखा है। अब इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर जवाब होगा x सच दैट x बराबर यहाँ पर अब हम 2n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2n, और साथ में देखिए x की वैल्यू बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर, फिक्स नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ क्या लिखा है डैश डैश लिखा है, इसका कोई अंत नहीं है। n का मान एक प्राकृतिक संख्या 1 रखेंगे 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 2 मिलेगा, 3 रखेंगे 6 मिलेगा, 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा, ऐसे डैश डैश मिलता आपका चला जाएगा। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत हो जाते हैं। ऐसे आप पांचवें पार्ट की बात करते हैं तो a बराबर हमारे पास क्या लिखा है 1 4 9 और कितना डैश डैश कितना 100। अब इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें कि आप इसको क्या बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि a बराबर हम क्या बता सकते हैं x सच दैट x बराबर आप देखिए क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर देखिए 1 4 9 देखिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे क्या n स्क्वायर लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं n स्क्वायर, ठीक है। और कामा n की वैल्यू 1 के बराबर और 10 से क्या छोटा ही रखेंगे, ठीक है। आप 1 की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर आएगा 4, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे 16 आएगा, 5 रखेंगे 25 आएगा। तो 10 ही तक रखना है क्योंकि 10 धम्मा कितना हो जाएगा 100 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसको हमने समुच्चय निर्माण विधि में, हमें तालिका विधि में दिया गया था, इसको हम समुच्चय निर्माण विधि में आसान तरीके से हमने यहाँ पर इसको हल करके आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये बताना है, देखिएगा ध्यान पूर्वक इसको यहाँ पर, ये देखिए चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन क्या है भैया, समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, ठीक है। आपको बताना है पहले वाले क्वेश्चन में इनको क्या बताना है कि भैया x दैट एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 3 5 7 9 डैश 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 डैश, ये आपकी विषम प्राकृतिक संख्या हो जाती है क्योंकि इसमें कोई अंत नहीं है। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको क्या कहता है b बराबर, देखिए इसको अगर आप भाग करते हैं तो माइनस का 0 कितना आता है 0.5, x की वैल्यू 0.5 से बड़ा हो गया और लेस देन 4.5 से क्या हो गया छोटा हो गया। ये इसका मतलब यही है। अगर आप इसको भाग करते हैं तो -0.5 और 4.5, तो x की वैल्यू -0.5 से बड़ा और साथ साथ में पूर्णांक, और पूर्णांक दशमलव में होता नहीं। तो आपको सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, देखिए -0.5 से बड़ा आपके पास क्या आ सकते हैं, ठीक है। 0.5 से बड़ा क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपके पास एक 0 रहेगा, एक आपके पास 2, एक आपके पास 3, एक आपके पास कितना 4, इसके अलावा आप नहीं दे सकते, ठीक है। अब भाई देखिए
देखिए अगर आप संख्या को यहाँ पर दर्शाते हैं, ये आपका 0, ये -1 होता है, ठीक है, और ये -2 होता है, तो आपको पता है कि 0.5 देखिएगा यहाँ पर तो आपके पीछे में रहेगी 0.5, इससे बड़ा अंक आपको यही मिलेगा। देखिए -1 और इसी के बीच में तो 0 कितना आएगा 5, तो इससे बड़ा अंक आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए आपको ये अंक आपको लिखना पड़ेगा 0 1 2 3 और कितना 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको 1 2 3 और 4 लेना पड़ेगा। ऐसे तीसरे पार्ट में जब आप चलेंगे, तीसरा पार्ट क्या है कि x² की वैल्यू 4 से क्या हो, छोटा हो, मतलब x² इज लेस देन इक्वल कितना हो, 4 हो। देखिए तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, -2 -1 भी क्योंकि छोटा ही रहेगा, बराबर 0 1 और क्या 2, बस इतनी वैल्यू आप लिख सकते हैं, क्योंकि इनका कहना क्या है भैया, x² लेस देन कितना हो, 4 हो, मतलब x की वैल्यू आप रखें जो 4 के बराबर, 4 से छोटा, तो -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, -1 का स्क्वायर कितना 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो हमारे पास कितने ऐसे अंक हैं जिसका स्क्वायर किया जाए तो सिर्फ +4 ही प्राप्त हो, तो अंक आपके क्या है, -2 -1 0 1 और क्या 2, यही सारे अंक हैं जो इससे क्या हैं आपके छोटे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप चौथे की बात करते हैं तो आपके क्या है, देखिए डी, एक लॉयल शब्द आपका लिखा है, तो लॉयल शब्द में सिर्फ L लिखा जाएगा, O लिखा जाएगा, Y लिखा जाएगा और A लिखा जाएगा, क्योंकि इस शब्द को रिपीट नहीं करना होता है, वही समुच्चय आपका कहलाता है। उसके बाद पांचवें वाले में आएंगे तो E बराबर में, देखिए 1 वर्ष का महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। अब जैसे यहाँ पर एक तो आपका फरवरी हो जाता है, ठीक है, फरवरी, एक आपका क्या हो जाता है जून, और एक आपका क्या नवंबर, और एक आपका क्या सितंबर, ठीक है, जून नवंबर जानिए देखिएगा, तो 1 फरवरी जून नवंबर और आपका क्या हो जाता है सितंबर हो जाता है। ये ऐसे महीने जिसको 31 के नहीं होते, ठीक है, 31 के महीने नहीं होते, ठीक है। देखिए जनवरी, देखिए आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी आपका क्या रहेगा 31 रहेगा, ठीक है। देखिए जनवरी, एक आपका फरवरी मार्च अप्रैल जून, जनवरी 1 फरवरी मार्च अप्रैल, देखिए जून नहीं रहेगा भाई, यहाँ पर एक अप्रैल आपका रहेगा, कौन रहेगा अप्रैल, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा अप्रैल, है ना, ये आपका रहेंगे, तो ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि F बराबर आपके पास जो बनेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे व्यंजन जो के से पहले आते हों, आपको व्यंजन लिखना है, शब्द नहीं लिखना है, तो यहाँ पर A नहीं लिखा जाएगा, B लिखा जाएगा, C लिखा जाएगा और D लिखा जाएगा, E नहीं लिखा जाएगा, F G H I नहीं, आई नहीं लिखा जाएगा, आई तो वाबिल्स हो जाते हैं, आई और क्या एच और क्या सिर्फ क्या लिखा जाएगा जे लिखा जाएगा, बी सी डी एफ जी एच जे। यहाँ पर वाबिल्स लिखना है, स्वर नहीं लिखना, लेकिन के से क्या होना चाहिए पहले होना चाहिए, तो ऐसे हमने यहाँ पर स्वरों को यहाँ पर क्या करा लिख दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा दोस्त, इसको ध्यान से आप देखिएगा अच्छे तरीके से। चले तो आपका देखिए बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित, दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। जैसे 1 2 3 6 लिखा है तो आपको क्या बताना कि 1 2 3 6 क्या है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिक्स लिखा है, तो आप देख सकते हैं कि तीसरे वाले पार्ट को, तीसरे वाले पहले, अच्छा पहले एक मिला, देखिए तीसरा वाला पार्ट आपका किससे मिलेगा, तो आप किससे मिलेगा सी वाले पार्ट से मिलेगा, और चौथा वाला पार्ट आपका जो मिलेगा 1 3 5 7 9, तो कितना चौथा वाला पार्ट बी से मिलेगा, इनका हो जाता है। और 2 3 यानी दूसरा वाला पार्ट आपका जो मिलेगा वो किससे मिलेगा, 6 की भाजक है, 6 की मतलब 6 से कटने वाली संख्या है, ठीक है। देखिए एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की क्या है भाजक है, और इस ये आपका पहला होगा, ठीक है। 2 वाला मिलेगा किससे,
दो वाला मिलेगा ए वाले पार्ट से, तो ए वाला पार्ट हो जाता है और पहला वाला आपका जो पार्ट हो जाता है वो किससे मिल जाता है भैया, बी वाले से, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की बात की है। प्राकृतिक संख्या आपका यही होता है, 1 2 3 और कितना 6 हो जाता है। तो आपने देखा कि इनको से मिलान करना था, इधर तालिका विधि में और इधर आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिया था, ठीक है। तो 1 2 3 6 मतलब ये प्राकृतिक संख्या जो कि विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन रहेगा, एक पहले वाले का बी वाले से हो जाता है, ठीक है। और एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की क्या हो जाता है भाजक, और सॉरी चौथा वाला किससे मिला है, बी, सॉरी चौथा वाला बी से मिल जाएगा, ठीक है। विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 ना हो जाता है। उसके बाद एक प्राकृतिक संख्या जो कि 6 की भाजक है, तो पहले को सी के साथ हो जाता है और दूसरे को ए के साथ हो जाता है, मैथमेटिक्स का इनके साथ हो जाता है। इस तरीके से सभी का मिलान कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा कि पूरा जो आपका चैप्टर था यहाँ पर समुच्चय यानी 1.1, जिसमें इसमें आपको हमने समुच्चय क्या है, समुच्चयों के बारे में बताया, समुच्चय के प्रकार के बारे में बताया, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 भी हमने यहाँ पर क्या करा, आपको समाप्त किया, ठीक है। तो आइए चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।